ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्लास 6 चैप्टर 4 का ये हम लोग पार्ट 4 कंप्लीट करने वाले हैं और एक्चुअली पार्ट 1, 2, 3 जो चैनल पे अपलोड हो गई है। तो बच्चों यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो सबसे पहले उन्हें देखो, तब जाकर ये जो पार्ट 4 है वो आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आने वाली है। तो लास्ट वीडियो में हमने न्यूट्रिशन एंड स्टेप्स इन न्यूट्रिशन जो है वो सब कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे के जो और टॉपिक्स है जैसे कि आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसे भी हमने कंप्लीट करा है, जहाँ पे इन सभी चीज़ों को हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। यहाँ पे जो भी एलिमेंट्री कैनल आपको नजर आ रहे हैं, इसमें जितने सारे ऑर्गेन्स हैं उन सभी ऑर्गेन्स का जो एक्सप्लेनेशन है वो देखा हमने। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है और कह सकते हो इसके आगे वाले जो पार्ट्स है उन शब्दों को हमने कंप्लीट करी है। और आज की इस वीडियो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पेज नंबर 56 से, और जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला बच्चों वो है प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। एक्चुअली मैं बात करना नहीं चाहता हूँ आपसे ज़्यादा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी सारे पार्ट्स में इस चैप्टर के आ चुके हैं और वैसे भी इस चैप्टर जो काफ़ी लंबी है, काफ़ी बड़ी चैप्टर है, तो ये पार्ट 4 होने वाले और मैं चाहता हूँ कि ये इस चैप्टर का बिल्कुल एंड हो। और अभी शायद हम लोग इस चैप्टर के बिल्कुल 50% पार्ट को हमने सभी कंप्लीट नहीं करा है, और बाकी के जो 50% है वो आज की इस वीडियो में हम चाहते हैं कि कंप्लीट हो जाए। तो हो सकती है कुछ कुछ चीज़ों का मैं स्केप करूँगा, तो प्लीज़ आप उसे मैनेज कर लेना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट गाइज एज यूजुअल, यदि आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, और क्लास 6 से रिलेटेड इस तरह के और भी आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मजेदार वीडियो चाहते हो तो गाइज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आज की इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप बच्चों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये हमारा है इंजेक्शन। बेसिकली इस चैप्टर में इस टॉपिक में बेसिकली आज हम लोग पढ़ने वाले स्टार्टिंग से प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन का जो डेफिनेशन है वो हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था, जहाँ पे इंट्रोडक्शन हमने कंप्लीट करा था। तो यहाँ पे देख सकते हो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन लिखी हुई है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूजिंग फूड सब्सटेंसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी कि अपने बॉडी के रिक्वायरमेंट के लिए, बॉडी के मेंटेनेंस के लिए लेना और उसमें जो भी पोषक तत्व हैं उसे एब्जॉर्व करना, ये हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस न्यूट्रिशन कहलाता है। तो न्यूट्रिशन कई सारे प्रोसेस में होती है। जो फर्स्ट प्रोसेस आती है इसमें वो हमारा इंजेक्शन कहलाता है। सेकेंड प्रोसेस डाइजेशन कहलाता है। इंजेक्शन वो प्रोसेस जहाँ पे हम फूड माउथ में लेते हैं और फूड्स को एलिमेंट्री कैनल तक पहुंचाना, और एलिमेंट्री कैनल का जो फर्स्ट स्टेप आता है वो हमारा माउथ होता है, यानी कि भोजन को माउथ तक पहुंचाना। और जो माउथ है वो क्या करती है, टीथ के हेल्प से उसे चबाता है, छोटे छोटे पीसेस में करती है, और जो हमारा टंग होती है वो उसे टेस्ट करती है। सेकेंड प्रोसेस डाइजेशन का आता है कि डाइजेशन दैट मीन्स ना उन जो फूड्स को हमने लिया है उसे सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करनी है ताकि जो बॉडी है उसे एब्जॉर्ब कर सके। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि डाइजेशन जो है वो स्टार्ट कहाँ से होती है। तो बेसिकली जो डाइजेशन है, भोजन पचने की जो प्रक्रिया वो हमारे बकल कैविटी यानी कि माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ में बेसिकली हमारे टीथ होते हैं जो इन्हें क्या करते हैं, स्मॉल स्मॉल पीसेस में चबा चबा के छोटे छोटे पीसेस में करता है। और इसके बाद हमारे म्यूकस इन सलाइवा मोशंस एंड लुब्रिकेट्स द फूड्स। देखो माउथ में हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स की कनेक्टिविटी होती है, और जो सलाइवा यानी कि लार होती है वो क्या करती है, ये च्यू किए हुए फूड्स को बेसिकली लुब्रिकेट्स करता है ताकि ये आसानी से निगला जा सके, अंदर किया जा सके। आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, जो हमने फूड्स को लिया है उसमें ग्लूकोज वगैरह बहुत सारी केमिकल कंपाउंड्स हैं। तो इन केमिकल कंपाउंड्स की फर्स्ट जो पाचन है बेसिकली आपका डाइजेशन है वो हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है। माउथ में बच्चों आपको याद रखनी 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स होती है, और सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा आती है। सलाइवा बोले तो लार यानी कि जो हमारा थूक होती है ना उसे वो। तो अब ये थूक जो है मीन्स सलाइवा जो है वो आपके फूड्स के साथ मिक्स हो जाता है, और इनमें से जो भी स्टार्च प्रेजेंट होती है ना, स्टार्च बेसिकली आप कह सकते हो कार्बोहाइड्रेट्स, एक तरह से फूड्स में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट्स को हम स्टार्च कहते हैं, केमिकल कंपाउंड्स है। तो इन्हें वो चेंज करता है माल्टोज में। आपको याद रखनी, देखो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी स्टार्च को माल्टोज में कौन चेंज करता है भाई, तो सेलेवरी एमाइलेज चेंज करता है। नेक्स्ट जो ऑर्गेन्स है वो हमारा फेरिंग्स है और एसोफेगस है। फेरिंग्स बेसिकली वो हमारे माउथ की जस्ट पीछे वाला पार्ट होता है, जहाँ पे माउथ की जो कनेक्टिविटी है वो और नसल कनेक्टिविटी दोनों मिली हुई रहती है। इसके जस्ट पहले वाली वीडियो में मैंने आपको फेरिंग्स को समझाया है, तो यहाँ पे आपको मैं शॉर्ट में बताऊंगा। तो यहाँ पे फेरिंग्स में किसी प्रकार की कोई डाइजेशन नहीं होती है, बस ये जो पार्ट है वो डिसाइड करता है कि जो फूड्स है वो हमेशा एसोफेगस से होते हुए स्टमक में पहुंचे, और जो हम लोग एयर ले रहे हैं ना, ब्रीदिंग कर रहे हैं, वो हमारे लंग्स में जाए। तो ये पोर्शन का काम है चीज़ों को डिवाइड करना, लंग्स में एयर को भेजना है और स्टमक में फूड्स को भेजनी है, जो कि इन दोनों का जो माउथ के जस्ट बैक वाले पार्ट में जो पोर्शन है वो आपस में मिली हुई रहती है। ओके, नेक्स्ट है डाइजेशन इन स्टमक। जब हमारा फूड्स एसोफेगस से होते हुए स्टमक में पहुंच जाता है तो यहाँ पे भाई 3 पेयर्स ऑफ गैस्ट्रिक जूस, अब बोलो कई प्रकार के गैस्ट्रिक जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह जो है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड से ये आ रहा होता है। यानी कि हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है, और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वहाँ से हाइड्रोक्लोरिक एसिड और गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है। अब यहाँ पे आपको पढ़नी कि भाई ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में सिक्रेट हो रहा है, यानी कि बाहर वहाँ से ग्लैंड्स में से
पेट में जाके मिल रहा है तो भाई इसका काम क्या है, और फिर इसी तरह से आपको पढ़ने की जो गैस्ट्रिक जूस होती है इसका क्या काम है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ये एक एसिड है और इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 1.8 के अप्रॉक्स होते हैं, 1.8 होते हैं, यानी ये काफ़ी हार्ड एसिड है। और ये क्या करती है, गैस्ट्रिक एंजाइम को काम करने के लिए बेसिकली कि मीडियम बनाता है, यानी कि फूड्स जो है वो एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करता है, और फूड के एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होने के बाद जो अदर डिफरेंट एंजाइम्स हैं, केमिकल कंपाउंड्स हैं, वो पचाने में हेल्पफुल होते हैं। ये क्या करता है, एक और काम करता है कि जो भी बैक्टीरिया, मान लो हमने गंदगी वगैरह से कुछ उठा पुटा खा लिया और उन फूड्स में कोई गंदगी मिला हुआ था, कोई बैक्टीरिया वगैरह मिली हुई थी, तो जो एसिड है उसे किल करने का भी काम करता है। आपको याद रखनी जो HCl है वो एक्टिवेट करता है, यानी कि यहाँ पे हमारा जो प्रोपेप्सिन है उसको पेप्सिन में कन्वर्ट करने का काम करता है, और प्रोरेनिन जो है उसे रेनिन में कन्वर्ट करने का काम जो है वो HCl एक्टिवेट करता है। इट ऑल्सो कंट्रोल्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पायरोलिक एपर्चर। देखो मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले चैप्टर में कि जो हमारे ये जे शेप की स्टमक होती है ना, मान लो ये हमारा स्टमक है, तो इधर माउथ में से एक फूड की जो फूड पाइप है वो आके स्टमक में मिल रहा होता है, और स्टमक से निकलने के बाद ड्यूडेनम से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा होता है। तो स्टमक में आने से पहले यहाँ पे एक ना इस पोर्शन में ना एक मसल्स लगी हुई रहती है जो क्या कहते हैं फूड्स को इधर आने स्टमक में पहुंचने से, और स्टमक से कभी मान लो ना हम लोग खाना पीना खा के उल्टा लेट गए या फिर बेड पे लेट गए, तो ऐसा ना हो कि जो हमारा फूड है वो वापस माउथ की ओर से निकल जाए, इसके लिए यहाँ पे एक स्फिंक्टर लगी हुई रहती है, मसल्स लगी हुई रहती है जो स्टमक के मटेरियल को ऊपर जाने से बाहर जाने से रोक रही होती है। तो जो स्फिंक्टर यहाँ पे लगा हुआ रहता है उसे हम लोग कहते हैं कार्डिक स्फिंक्टर, और जो यहाँ पे लगी हुई रहती है जो ड्यूडेनम में जाने से फूड्स को रोक रहा होता है, उसे कंट्रोल कर रहा होता है, उसे हम लोग कहते हैं पाइलोरिक एपर्चर, यानी कि पाइलोरिक स्फिंक्टर। नेक्स्ट हमारा है डाइजेशन जो है वो कंप्लीट होने के लिए कई प्रकार के जो एंजाइम्स हैं वो गैस्ट्रिक जूस में मिले हुए रहते हैं, और जो एंजाइम है उस सबका अपना अपना पर्सनल काम होता है। ये जो पेप्सिन नाम का एक एंजाइम होती है, आपको याद रखनी कि पेप्सिन नाम की एक एंजाइम है। ये क्या करता है, ये ब्रेक करता है प्रोटीन को इनटू पेप्टोन्स एंड प्रोपेटोजेंस। आपको याद रखनी बच्चों पेप्सिन काफ़ी अलग अलग वर्ड्स हैं, तो आप इसको रिपीट करो, दोबारा देखो, और हो सके 3 सारे वर्ड्स को कॉपी में नोट करो, ऐसे पैटर्न बना करके, तब चीज़ें आपको अच्छे से याद होंगी। आपको याद रखनी पेप्सिन एक एंजाइम है, एंजाइम के बारे में आपको पता है, एंजाइम एक केमिकल कंपाउंड्स होता है जो स्पेसिफिक काम कर रहा होता है बॉडी में। तो जो पेप्सिन एंजाइम है बच्चों, ये हमारे प्रोटीन को, जो बेसिकली हम लोग फूड से मटेरियल लेते हैं उसमें प्रोटीन रहती है, तो इस प्रोटीन को पेप्सिन जो है वो पेप्टोन्स और प्रोपेटोज में चेंज कर रहता है। अच्छा, ये चेंज करना क्यों आवश्यक है, तो क्योंकि जो हमारा बॉडी है वो प्रोटीन को ऐसे डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो भी डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो प्रोटीन जिस वे में हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होगा उसमें चेंज करना आवश्यक है। तो हम प्रोटीन को पेप्सिन के हेल्प से पेप्टोन्स और प्रोपेटोज में चेंज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा एंजाइम है बच्चों वो है रेनिन, और जो रेनिन है वो क्या करता है, रेनिन जो है वो HCl के प्रेजेंस में Ca+ आयंस देता है, और ये क्या करती है, डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन में हेल्प करता है। मान लो हम लोग कभी दूध वगैरह पी लिया और मिल्क में आपको पता है मिल्क में प्रोटीन होती है, तो मिल्क वाले जो प्रोटीन है उसको पचाने में हमारा जो रेनिन है वो हेल्प करता है, और ये रेनिन तभी काम कर पाएगा जो वहाँ पे HCl की उपस्थिति होगी। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा है गैस्ट्रिक लाइपेज, और गैस्ट्रिक लाइपेज जो है वो क्या करता है, फैट्स को पचाने का काम करता है। एक बार फिर से मैं एक आपको रिपीट करवाना चाहूँगा कि आपको बतानी यहाँ पे जो फैट को डाइजेस्ट करने के लिए, उसे पचाने के लिए हमारे पास है गैस्ट्रिक लाइपेज, जो रेनिन है वो मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, और जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को पेप्टोन्स और प्रोपेटोज में चेंज करेगा, ताकि जो चीज़ें हैं फूड्स में मिलने वाली वो उसे हमारा बॉडी सिंपल सब्सटेंसेस में एब्जॉर्ब कर सके। नेक्स्ट आता है हमारा डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्टोमक के बाद जो हमारा फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद फूड के साथ क्या होता है और फूड वहाँ पे कौन कौन से एक्शन करती है, तो बच्चों आपको यहाँ पे याद रखनी जो फूड है पार्सली डाइजेस्ट, देखो अभी पूरी तरह से जो हमारा फूड है वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, अभी स्टोमक से हमारा जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा है। तो ये जो अधिपची हुई भोजन होती है ना उसे हम लोग काइम कहते हैं, इसका आप याद रखना, ये CHYME काइम। स्टोमक से जो भी फूड हमारा आता है उसे हम लोग काइम कहते हैं, और जो फूड है वो स्टोमक से हमारा सबसे पहले ड्यूडेनम में आता है। ड्यूडेनम में कुछ और भी एंजाइम जो है वो आके यहाँ पे मिक्स होता है, उसमें से पहला है द बाइल जूस। ये जो गैल ब्लैडर होती है ना, गैल ब्लैडर हमारा लीवर में होता है, लीवर में गैल ब्लैडर है, गैल ब्लैडर में बाइल जूस है, और ये जो बाइल जूस है वो ड्यूडेनम में आके
मिक्स हो जाता है। एंड पैनक्रियाटिक जूस, जो हमारा पैनक्रियाज एक ऑर्गेन है, तो पैनक्रियाज क्या करती है, पैनक्रियाटिक जूस को सेक्रेट करती है, और जो पैनक्रियाटिक जूस है वो हमारा जाकर ड्यूडेनम में मिक्स हो जाता है और ये अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। अब आप पूछोगे सर बताओ तो सही कि जो काम है ये करता कौन सा है। बाइल जूस आया यदि हमारे ड्यूडेनम में और काइम में जाके मिल गया तो भाई बाइल जूस क्या काम करता है, तो बच्चों उसको बड़ा ध्यान से देखना। मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ लिखा है फंक्शन ऑफ बाइल जूस और सेकेंड है पैनक्रियाटिक जूस का क्या काम होता है। इन दोनों को बड़ा ही ध्यान से सुनना बहुत ही जरूरी है, और क्लास 6 के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन इसके साथ ही क्लास 10th में जब जाओगे तो फिर से इन चैप्टर्स को पढ़ोगे और यहाँ पे जो जितनी सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इससे भी ज़्यादा डिटेल्स में सारे वर्ड्स को दोबारा रिपीट करने वाले हो। तो अब यदि अच्छे से आपने क्लास 6 में से कंप्लीट नहीं करा तो 8th में और 10th में जब दोबारा आपके सामने ये सब चीज़ें आएंगी आप नहीं कर पाने वाले हो। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि बाइल जूस जो है उसका फंक्शन क्या है। तो बाइल जूस क्या करता है कि जो बाइल जूस है ना वो न्यूट्रलाइज कर देता है जो एसिडिटी है काइम का इन द ड्यूडेनम। देखो अभी मैंने आपको उसके पहले बताया कि जो काइम है वो क्या होता है भाई, वो आधे पचे हुए खाने होते हैं जो कि स्टमक से पट के इस प्रोसेस में आगे जा रहे होते हैं। स्टमक है वहाँ पे एसिड HCl की वजह से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से जो स्टमक में हमारा काइम था वो एसिडिक मीडियम में हो गया था। तो अब बाइल जूस क्या करता है, ऐसे ड्यूडेनम में बाइल जूस जो है वो बेसिक नेचर का होता है और वो इसे न्यूट्रलाइज करता है, यानी कि जो इसकी एसिडिटी है उसे खत्म करता है। अब बोलोगे सर वहाँ पे एसिडिक बना, अब यहाँ पे बाइल जूस से आके इसका बेसिक क्यों बना दिया जा रहा है। तो क्या है ना कि बहुत सारे केमिकल्स या फिर कहते हैं एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो किसी पार्टिकुलर मीडियम में ही काम कर रहे थे। कोई हो सकता है एसिडिक मीडियम में काम कर रहा है, कोई है जो बेसिक मीडियम में इसी अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है। तो इसकी वजह से जो एसिडिक मीडियम था वहाँ पे जो एसिडिक की वजह से जितने सारे बैक्टीरिया हैं वो किल हो पाए, बहुत सारे जो एंजाइम वो वहाँ पे फंक्शन करा, और अब इसको एसिडिक मीडियम जो है वो यहाँ पे बाइल जूस जो है उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, और न्यूट्रलाइज करने के साथ ही इसको एसिडिक भी बेसिक नेचर का भी बना दे रहा है। तो लिखा है कि इट मेक्स काइम अल्कलाइन। अब जो यहाँ पे मीडियम में क्या होता है, काइम जो है वो क्या करती है इसे बेसिक बना देता है। और फॉर द एक्शन ऑफ एंजाइम ऑन पैनक्रियाटिक एंड इंटेस्टिनल जूस, देखो क्या कह रहा है कि जो यहाँ पे एल्कलाइन मीडियम में यहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस जो होती है वो काम करती है, और जो इंटेस्टिनल ग्लैंड्स होती है वहाँ से जितने सारे हार्मोन स्राव हो रहा होता है, केमिकल स्राव हो रहा होता है, उसे कहते हैं इंस्टेंटिनल जूस, और इसका भी जो फंक्शन है वो वहाँ पे हो पा रहा होता है। नेक्स्ट है कि बाइल इमल्सिफाइज फैट्स एंड प्रिपेयर्स देम फॉर द एक्शन ऑफ एंजाइम। जो बाइल है वो क्या करता है, इमल्सिफाइज करता है फैट्स को। फैट को इमल्सिफाइज करना मतलब जो फैट्स ना बड़े बड़े बॉल की तरह कह सकते होती है, चूँकि फैट्स बेसिकली ऑयल ही है, और ऑयल जो तुम्हारा है स्टमक में वो बॉल की तरह होती है। तो बॉल की तरह होने के बाद क्या है कि उसमें जो एंजाइम है अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती, तुम्हारा फैट्स है वो उसका डाइजेशन नहीं हो पा रहा होता है। तो इमल्सिफिकेशन प्रोसेस में क्या होती है, जो बड़े बड़े बॉल है ना वो टूट टूट के छोटे छोटे में किए जाते हैं, और इसके बाद जो है उस पर आसानी से जो एंजाइम सारे काम करते हैं, जो फैट्स है उसका डाइजेशन हो पाता है। तो जो फैट्स है उसे तोड़ने का जो काम है, उसके बॉल्स को इमल्सिफाइज करने का जो काम है वो तुम्हारा बाइल जूस का होता है। नेक्स्ट है डाइजेशन बाय एंजाइम्स और पैनक्रियाटिक जूस। तो अभी तक हमने जो पढ़ा कि वो क्या था, बाइल जूस से फंक्शन ऑफ बाइल जूस का पढ़ा हमने, और नेक्स्ट हमारा जो पढ़नी है बच्चों वो है डाइजेशन ऑफ एंजाइम्स। यानी अब हम लोग देखेंगे जो एंजाइम्स है वो क्या क्या और किस तरह का काम कर रहा होता है, और इसके लिए कौन सा एंजाइम्स का यूज़ होता है। फर्स्ट एंजाइम आपको ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन पढ़नी है। ये क्या करता है, जो ट्रिप्सिन एंड कीमोट्रिप्सिन जो है वो ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में। ये आपको याद रखनी, प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ने का काम ट्रिप्सिन होता है। अब नेक्स्ट हार्मोन आता है कार्बोक्सी पेप्टिडेज। तो ये क्या करते हैं भाई, ये पॉलीपेप्टाइड्स इनटू ट्राइपेप्टाइड्स, डाइपेप्टाइड्स एंड एमिनोपेप्टाइड्स। यहाँ पे जो हमने देखा जो पॉलीपेप्टाइड्स बना ये अच्छे से अभी भी यहाँ से जो प्रोटीन है उसका डाइजेशन नहीं हो पा रहा है। तो अब कार्बोक्सी पेप्टाइड्स जो है वो क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड्स को ट्राइपेप्टाइड्स, डाइपेप्टाइड्स और एमिनो एसिड में चेंज कर देता है। जो एमिनो एसिड है इसका एब्जॉर्प्शन हमारा बॉडी कर लेता है। नेक्स्ट जो एंजाइम है वो है पैनक्रियाटिक अमाइलेज, और इसको हम लोग अमाइलोप्सिन भी कहते हैं। ये हाइड्रोलाइसिस करता है स्टार्च का एंड ग्लाइकोजन को इनटू माल्टोज। ये बेसिकली ग्लाइकोजन और माल्टोज में चेंज करता है किसका, स्टार्च को। स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को। नेक्स्ट है पैनक्रियाटिक लाइपेज एंड स्ट्रिप्सिन। ये क्या करते हैं भाई, ये इमल्सिफाइड करता है फैट्स को, हाइड्रोलाइसिस देम इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ये क्या करता है, जो इमल्सिफाइड फैट्स है यहाँ पे दुख अभी हमने देखा ना बाइल जूस जो है वो फैट पे काम करा, फैट को इमल्सिफाइड करने काम किया। तो जी इमल्सिफाइड हो जाने के बाद उस फैट्स पे पैनक्रियाटिक लाइपेज काम कर रहा है, और पैनक्रियाटिक लाइपेज जो है इसे फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में चेंज कर रहा है। तो इस तरह से जो फैट है उसका भी डाइजेशन हो जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा है बाय इलियम। देखो इसके पहले हमने स्टमक पढ़ा, ड्यूडेनम पढ़ा, और अब पढ़नी है आपको इलियम के बारे में। इलियम बेसिकली आपको स्टमक का एक कैसे तो पार्ट है, और ये क्या करती है, ये इंटेस्टिनल
द इंटेस्टिनल ग्लैंड्स इन इलियम सेक्रेट इंस्टेंटिनल जूस। तो यहाँ से कई प्रकार के इंस्टेंटिनल जूस जो है उसका सेक्रेशन हो रहा होता है, और जो डाइजेशन है उसको कंप्लीट करने का जो काम है वो इलियम में हो रहा होता है एंजाइम्स के थ्रू। यहाँ पे देख सकते हो प्रोटीन जो है उसका ट्रिप्सिन के द्वारा पॉलीपेप्टाइड्स में चेंज करा जा रहा है, और जो कीमोट्रिप्सिन के द्वारा भी सेम काम होता है। ये सब जो आपको मैंने रिएक्शन ऑफ चेंजेस बताए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे बुक्स में देख रहे हो ये अंडरलाइन करके जैसे साइड में लिखा हुआ है, चाहो तो अपने कॉपी में बुक्स में नोट भी कर सकते हो। नेक्स्ट है डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन। तो अभी हमने देखा यहाँ पे जो है इलियम में इसका डाइजेशन हो रहा है, और इलियम में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। वहाँ पे इलियम में कंप्लीट हो जाने के बाद जो हमारा काइम है वो पहुँचता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या करता है, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट अभी भी फूड्स में रह गया उसे सेमी सॉलिड फेसेस में चेंज करता है। मतलब जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड रह गया उसको डाइजेस्टेड फूड से एकदम सेपरेट करनी है, अलग करनी है, और जो तुम्हारा अनडाइजेस्टेड फूड है उसको फेसेस में चेंज करना, उसमें जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स उसे एब्सॉर्ब करने का काम हमारा लार्ज इंटेस्टाइन करता है। अब है एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन कंप्लीट हो जाने के बाद एंड प्रोडक्ट क्या आता है भाई, तो आफ्टर डाइजेशन का प्रोडक्ट देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो ग्लूकोज, फ्रूक्टोज और ग्लैक्टोज में चेंज हो जाता है। जो प्रोटीन है भाई वो एमिनो एसिड में चेंज हो गया है। जो हमारा फैट्स है वो ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में चेंज हो गया। और इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा डाइजेशन है वो कंप्लीट हो गया, और हमारे बॉडी को जिन केमिकल्स की आवश्यकता होती है ना, दो हमारा जो बॉडी है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स को डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो जिसे एब्जॉर्ब कर सकता है उस फॉर्म में डाइजेशन प्रोसेस ने चेंज किया। नेक्स्ट एक्चुअली बच्चों फिर से मैं आपको रिवाइज कराऊँ, जो बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये हमारा टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है भाई, वो टॉपिक बच्चों हमारा है इंजेक्शन या एजिशन था। एक सेकेंड मैं आपको बता रहा हूँ वो सिट कितना आगे चला गया। यहाँ से प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग पढ़ रहे हैं। न्यूट्रिशन आने की हमारे बॉडी को जो एनर्जी उसकी पूरी जो प्रोसेस है कैसे मिलती है इसके बारे में पढ़ने वाले। तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है बच्चों इस बार वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। अब जो भोजन का डाइजेशन हो गया उसका एब्जॉर्प्शन कैसा होता है, हमारे बॉडी से एब्जॉर्ब कैसे करती है, तो भी एब्जॉर्ब करने का काम जो है वो हमारा रहता है इलियम का। इलियम में ना विली प्रेजेंट होती है, विलियम में विली प्रेजेंट है, और इलियम क्या करती है, ये विली के हेल्प से उसमें जितने सारे जो एब्जॉर्ब फूड में विटामिन हो, एमिनो एसिड हो, ग्लैक्टोज हो, फ्रुक्टोज हो, ग्लूकोज हो, उन सबको विली के हेल्प से एब्सॉर्ब करी जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारा इलियम था, इलियम में कुछ इस प्रकार से उसकी डिज़ाइन करी जाती है, उसका मॉडिफिकेशन कुछ इस प्रकार से रहता है कि इलियम में अंदर जैसा कि आप यहाँ संरचना देख पा रहे हो ना, ये इंस्टेंटिनल विली है। ये जो मैं फिगर में आपको दिखा पा रहा हूँ, ये जो फिगर है ये इसको बोलते हैं हम लोग विली। ये जो विली है इस स्मॉल इंटेस्टाइन में बनी हुई रहती है, इस प्रकार की संरचना रहती है। और ये क्या करती है, ये देख सकते हो ना, पूरे में ना ब्लड की कैपिलरी घुली हुई रहती है, घूमी हुई रहती है। ब्लड के पतले पतले धागे जैसे संरचना होती है, उसमें नसें रहती हैं। और ये ब्लड क्या करती है, ये हमारे डाइजेस्टेड फूड के संपर्क में आने के बाद जितनी सारी मटेरियल वहाँ पे है जो हमारे बॉडी के काम के, चाहे वो ग्लूकोज हो, फ्रुक्टोज हो, ग्लैक्टोज हो, एमिनो एसिड या फिर विटामिन हो, उन सबको एब्सॉर्ब करना, ब्लड में मिक्स करने का जो काम है वो विली का होता है। और लिखा है इट्स लाइनिंग इज़ वेरी थिन, इसमें बहुत थिन लाइनिंग होती है, और ये क्या करते हैं, रैपिड एब्जॉर्प्शन करता है, बहुत तेज गति से एब्जॉर्ब करता है। ईच विली है जो डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी, और जितने सारे विलीज होते हैं ना उसमें कई सारे विली होते हैं, और विलीज में डेंस नेटवर्क होता है ब्लड कैपिलरीज का, और ब्लड कैपिलरीज में ही ये सारी चीज़ें जो है वो एब्जॉर्ब होती है। इट हैज़ ए लेक्टल और लीम्फ वेसल इन ईच व्हील्स फॉर एब्जॉर्प्शन। इसमें देखो एब्जॉर्प्शन करने के लिए यहाँ पे देख पा रहे हो इमेज में आप, लेक्टरल, वेन्यूल और एटियोल जो है वो इस प्रकार की संरचना बनी हुई रहती है, और यहाँ से बेसिकली आपका एब्जॉर्प्शन होता है। बट आपके एग्जाम्स में ये नहीं पूछी जाती, एग्जाम्स में आपको याद रखनी है कि विली आपका इट इज़ अ पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन विच एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड, और इस प्रकार की जो आपको आंसर्स वो लिखनी है। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रोसेस जो है वो एब्जॉर्प्शन जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है लार्ज इंटेस्टाइन की। और लार्ज इंटेस्टाइन में जो हमारा बॉडी में जब स्टूल जाता है, तो बोलो जो अनडाइजेस्टेड फूड जाता है, तो जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स या फिर जो सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं ना फूड में, डाइजेशन के बाद भी उनका एब्जॉर्प्शन होता है। और लास्ट जो प्रोसेस है बच्चों हमारा वो है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का काम बच्चों है कि जो भी डाइजेशन के बाद जो भी चीज़ें एब्जॉर्ब करी गई है उन्हें बॉडी के हर एक सेल तक, हर एक टिश्यू तक पहुंचा देनी, ताकि जो हमारा बॉडी है वो ग्रो कर सके, अपना मेंटेनेंस कर सके, और अपने आप को एनर्जी से भर सके किसी भी एक्शन को करने के लिए। क्या लिखा है कि द एब्जॉर्ब फूड इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द बॉडी सेल। एसिमिलेशन जो प्रोसेस है इसमें क्या करी जाती है, जो डाइजेस्टेड फूड से हमने एब्जॉर्प्शन करा है न्यूट्रिएंट्स का, इसे बॉडी के हर एक पार्ट से भेज देनी है। लिखा है ग्लूकोज जो है उसको यूज़ करी जाती है रेस्पिरेशन के लिए, ताकि हम यहाँ से एनर्जी मिले। एमिनो एसिड जो है इसका यूज़ करी जाती है प्रोटीन्स के सिंथेसिस में, और जो प्रोटीन है वो हमारे बॉडी की फॉर्मेशन में, उसे ग्रो करने में,
और टूटे फूटे कटे सेल्स को रिपेयर करने में यूज़ होती है। जो फैटी एसिड है, जो ग्लिसरॉल हमारा फैट के कन्वर्ट होकर बना था, इसका इस्तेमाल करी जाती है और स्टोर करने में एडिपोज टिश्यू का, बेसिकली ये एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है और भविष्य में जब हम अब 2-4 दिन खाना नहीं खा पाते तो उस वक्त जो फैट्स है वो हमारे काम आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लास्ट प्रोसेस है बच्चों इजेशन। और इजेशन बोले तो डिफिकेशन। डिफिकेशन में क्या होता है कि जो हमारा ये अनडाइजेस्टेड फूड है वो अब फेसेस बन चुका है, स्टूल बन चुका है और उसे रेक्टम के थ्रू बाहर सेंड करी जाती है। पुसेस इनटू रेक्टम। उसे क्या करता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसने लार्ज को भेजा, लार्ज वाले ने रेक्टम को पहुंचाया और जो रेक्टम है वो क्या करता है, इसे एनस के हेल्प से बॉडी से बाहर निकाल देता है। चलिए तो ये था हमारा पूरी इंजेक्शन का जो प्रोसेस है, या तो कुछ तो पूरी प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन था। चलिए आगे बढ़ते, वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही, मैं ये बात समझ पा रहा हूँ, हो सकता है आपको बोर फील हो रहा हो, इवन कई सारे टॉपिक्स जो हैं वो अभी भी बचे हुए, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इसको एक नेक्स्ट वीडियो बना के उसमें लेकर के आऊँ या फिर इसी वीडियो में इसी को लॉन्ग करके कंप्लीट कर दिया जाए। तो चलिए 2-4-5 मिनट की थोड़ी सी और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको करा दूँ, उसके बाद जो चैप्टर है उसे ख़त्म करेंगे। लेकिन देखो एक और पॉइंट हमको यहाँ पे नज़र आ रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये है हमारा इंडाइजेशन। देखो अभी हमने पढ़ा इंजेशन, ये है तुम्हारा इंजेशन पढ़ा हमने, इजेशन पढ़ा हमने, न्यूट्रिशन पढ़ा, बट यहाँ पे लिखा हुआ इनडाइजेशन। इनडाइजेशन कहने का मतलब है कि जो फूड्स हमारा था, बहुत सारे फूड्स ऐसे हैं जो कि मान लो पच नहीं पा रहा है। Indigestion is feeling of pain or discomfort in the stomach and upper part of abdomen. It is also called dyspepsia. हाँ ये याद रखनी है, डिस्पेप्सिया। ये जो डिस्पेप्सिया है इसका मतलब होता है कि बहुत बार क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा खाना खा लेने की वजह से या तो फिर पेट के अंदर डाइजेशन में थोड़ी सी बदलाव आ जाने की वजह से जो हमारा पेट है वो पेन करने लगता है, दर्द करने लगता है। तो जो स्टोमक में डिस्कम्फर्ट आना, उसके अपर पार्ट में एब्डोमेन में डिस्कम्फर्ट आना, इस प्रॉब्लम को हम लोग कहते हैं डिस्पेप्सिया। ये इंडाइजेशन की वजह से होती है। इंडाइजेशन बेसिकली वो फीलिंग है। नेक्स्ट है कि इसमें भाई होती क्या है, इसका सिम्टम्स क्या है। यदि किसी को इंडाइजेशन वाली प्रोसेस हो जाए, मतलब प्रॉब्लम हो जाए, तो ये कैसे पहचान सकते हैं। किसी को डिस्पेप्सिया हो जाए तो ये हम कैसे जान सकते हैं। तो बच्चा बड़ा सिंपल है, यदि आपका पेट दर्द कर रहा हो, आपको बार बार वॉमिटिंग आ रहा हो, या फिर कह सकते हो ना आपका जो पेट है वो बड़ा मचोड़ रहा हो, बर्पिंग आ रहा हो, उसमें बार बार डकार आ रही हो, गैस का फॉर्मेशन हो रहा हो, आपको नींद आ रही हो, बेहोशी वाली हालत आ रही हो, गर्गलिंग और ग्राउलिंग की जो साउंड है वो आपको स्टमक से देखने को मिल रहा हो, या फिर पेट आपको जलने वाली फीलिंग आ रही हो, हॉट बर्निंग वाली फीलिंग आ रही हो, या फिर आपके माउथ का जो टेस्ट है वो बिल्कुल एसिडिक हो जा रहा है, इसका मतलब आपको जो है इंडाइजेशन वाली प्रॉब्लम होगी, डिस्पेप्सिया हो गई है। भाई इसके कारण क्या है, ये ऐसा होता क्यों है, तो ये होती है बच्चों ओवर ईटिंग और ईटिंग टू फास्ट, बहुत तेज़ गति से गरम और जल्दी जल्दी खाने की वजह से इस तरह की बीमारियाँ होती है। हमारा पेट पेन करता है, स्टमक पेन करता है, वो बेसिकली कह सकते हो उसमें जलन दे रही होती है, वो बार बार आवाज़ें निकाल रही होती है, जैसे लग रहा है वो ट्रेन गाड़ी उसके अंदर चल रहा हो। तो भाई इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो हमारा सिम्टम्स था। इसका कारण है बहुत ज़्यादा खाना खाना, बहुत तेज़ी से खाना, या फिर ईटिंग ऑयली, बहुत ज़्यादा ऑयली सब्सटेंसेस खाना, फ्राइड खाना है, तो स्पाइसी फूड्स को खाने की वजह से भी ऐसा होता है। नेक्स्ट लिखा है टेकिंग टू मच कैफीन और अल्कोहल और फिजी ड्रिंक्स। यदि इस तरह की ड्रिंक्स को हम लेते हैं, फिजी ड्रिंक्स मतलब देखो एक फिजी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सब फिजी ड्रिंक्स होती हैं, इन्हें आप लेते हो तो इसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम्स होती हैं। यदि स्मोकिंग करते हो, स्ट्रेस ज़्यादा हो जाती है, इसकी वजह से भी हमारे जो पेट में स्टमक में जो डाइजेशन है वो सही से नहीं होती है और हमें प्रॉब्लम होती है। तो द इंडाइजेशन इज ट्रीटेड विद एंटासिड एंड एंटाफ्लुएंट्स। तो यदि ये बीमारी आपको हो जाए तो आपसे ठीक कैसे करोगे, तो उसके लिए मेडिसिन आती है, इसको बोलते हैं एंटासिड, और ये एंटासिड मेडिसिन देने के बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है, आपका डाइजेशन, आपका जो हाजमा है वो सही हो जाता है। चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं बच्चों। मैं आपको आगे जाने से पहले बता दूँ, ये जो इसके बाद की चैप्टर्स की जो पार्ट्स हैं वो आई थिंक आपको खुद से कंप्लीट करना होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा इस चैप्टर की वीडियो जो बनाऊँ वहाँ पर मैं इसका कोशिश आंसर करूँ, और अब कुछ ज़्यादा ही सिंपल टॉपिक्स जो है वो बचे हुए, जैसे यहाँ देख सकते हो हेल्दी फूड हैबिट्स, अच्छी अच्छी चीज़ों को खाना है, अनहेल्दी फूड्स हैबिट क्या है इसके बारे में दी हुई है, और इनसे जो हमें बीमारियाँ होती है इसके बारे में, और चैप्टर कुछ इस प्रकार से फिनिश और ख़त्म हो जाता है। तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।